हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड एसआई की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हिंदी में एक बड़ा बेसिक टॉपिक है हमारा वर्णमाला, जिससे मिनिमम कम से कम 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल आपको मिलता है। और कितने ही आप निम्न स्तर पर चले जाएं, कितने ही चाहे यूपीएससी लेवल पर आप चले जाएं, तो जो वर्णमाला है, अगर कहीं पर सिलेबस में हिंदी है तो वहाँ पर वर्णमाला का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो हम वर्णमाला शुरू करते हैं। चलिए देखिए, वर्णमाला। देखिए, भाषा का मतलब होता है कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान। किसी को बुलाना है, किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, तो ये सब क्या है? आपस में हम जो बातचीत करते हैं, जो कम्युनिकेशन हमारा होता है, वही भाषा है। और भाषा की इकाई क्या है? वर्णीय अक्षर है। तो अगर वो कहता है किसी भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई, तो वर्णीय अक्षर है। मूल इकाई क्या है? वर्णीय अक्षर। देखिए, अगर वो बात करता है किसी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो शब्द है। सार्थक यदि लगाता है तो क्या है? शब्द। देखिए, जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यदि वो पूछता है देवनागरी लिपि चिन्हों की संख्या, तो क्या है? 52। और हमारी हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? 52। कितनी मानी गई है? 52। देखिए, वो आपसे कहे देवनागरी लिपि चिन्हों की संख्या 52 और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। ठीक है, तो ये जो हमारा पूछता है, यदि वो आपसे पूछता है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कि अगर वो पूछता है कि सरकारी मानक हिंदी वर्णमाला, यदि वो क्वेश्चन में लगा के देता है सरकारी मानक हिंदी वर्णमाला, तो सरकारी मानक हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या मानी गई है वो 49 मानी गई है। यदि वो कहता है सरकारी मानक हिंदी वर्णमाला, तो सरकारी मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 49। क्यों मानी गई है? क्योंकि सरकारी मानक हिंदी वर्णमाला में किसको संयुक्त व्यंजन श्रेय, उत्क्षिप्त व्यंजन अणे और अढ़े को व्यंजन नहीं माना गया है। तो 52 में से यदि मैं 3 घटाता हूं तो कितना बचता है? 49। इस आधार पर यदि वो कहता है सरकारी मानक हिंदी वर्णमाला में, तो वर्णों की संख्या कितनी है? 49। यदि वो आपसे कहता है देव वैदिक वर्णमाला, वैदिक वर्णमाला में वर्णों की संख्या, इसमें भी 52 है। देखिए, वैदिक वर्णमाला का मतलब है संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए हैं। तो वैदिक वर्णमाला में भी वर्णों की संख्या कितनी है? 52। यहाँ पर सिस्टम क्या है? हिंदी वर्णमाला में जो 11 वर्ण हैं और 41 व्यंजन हैं, तो 11 41 कितना हो गया? टोटल 52। जो हमारी वैदिक वर्णमाला है उसमें क्या है? वैदिक वर्णमाला में जो हमारे एक तो रीरी और एक रे, ये 2 एक्स्ट्रा स्वर माने गए हैं। तो 13 तो हो गए स्वर, स्वर कितने हो गए? 13। और व्यंजन कितने हो गए? 39। तो अगर वो आपसे पूछता है देवनागरी लिपि चिन्हों की संख्या 52, अगर वो आपसे पूछता है सरकारी मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 49, यदि वो आपसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो 52। यदि वो आपसे पूछता है वैदिक वर्णमाला वर्णों की संख्या, तो भी 52। ठीक है, अगर आप ये बात समझे हो तो आगे चलते हैं। देखिए, वर्णमाला में जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, कितने वर्ण माने गए हैं? 52। इन 52 वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है।
स्वर कितने हैं 11 और व्यंजन कितने हैं 41। स्वर कितने हैं 11 और व्यंजन कितने हैं 41। देखिए सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे। तो अगर मैं स्वर की बात करता हूं तो स्वर, देखिए स्वर है क्या, किसे कहते हैं स्वर? स्वर का मतलब है जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं है, वो स्वतंत्र बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी की हेल्प की या किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे देखिए हम बात करें स्वर की, तो स्वर वे स्वतंत्र मूल ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अगर हम बात करें स्वर की, तो स्वर वे स्वतंत्र मूल ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये 11 जो स्वर हैं आपके, अगर देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने माने गए हैं 11, जो आपके सामने लिखे हैं कितने माने गए हैं 11, ठीक है। तो स्वरों की संख्या कितनी है 11। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। देखिए अगर वो आपसे कहता है स्वरों की संख्या कितनी है 11, यदि वो आपसे पूछता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, किसके आधार पर? उच्चारण कितनी है 10, कितनी है 10। अब देखिए 10 क्यों है, पहले ये चीज समझिए। ये जो री है इसको मैंने बॉक्स में बंद किया है। किस में बंद किया है? बॉक्स में। देखिए इसमें कुछ विशेषता तो होगी जो मैंने इसको बॉक्स में बंद किया है। देखिए अभी आपने कहा स्वर वे स्वतंत्र मूल ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए जैसे मैंने लिखा री, मान लीजिए मुझे ऋतिक लिखना है या मुझे ऋचा लिखना है, ऋचा, तो ऋचा ऐसे लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं ऋचा। वेदों में जो मंत्र संस्कृत में लिखे हैं उनको ऋचा बोलते हैं, वेद मंत्रों की ऋचा। तो ऋचा, अब ये वाला भी है, इसका ऋचा है और इसका उच्चारण भी ऋचा है। लेकिन देखिए ये जो ऋचा है ये गलत है और ये ऋचा सही है। देखिए री का जब हम उच्चारण करते हैं तो री की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि निकलती है? री की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहने लगो कि री रे और ई से मिलकर बना है, जिसका मतलब है रे प्लस ई। क्या मतलब है? रे, यानी जो हमारा री है वो मूल स्वर है, वो स्वर है। इसका मतलब ये नहीं आप हम ये बोल दें कि रे और ई से मिलकर री बना है, केवल बात ध्वनि या उच्चारण की चल रही है। यानी उच्चारण करते समय री का जब हम उच्चारण करते हैं तो री की ध्वनि निकलती है, जिसका मतलब है रे प्लस ई। अब एक बात समझिए, इस रे के बिना क्या इस री का उच्चारण हो रहा है? करिए, क्या इस रे के बिना इस री का उच्चारण हो रहा है? नहीं हो रहा। अभी आपने स्वर की क्या परिभाषा पढ़ी? स्वर वे स्वतंत्र मूल ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहां तो रे की आवश्यकता हो गई, इसलिए री को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना गया है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10। अब हम बात करते हैं लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर कितनी है? 13। देखिए अभी मैंने एक शब्द लिखा मात्र, मैंने एक शब्द लिखा के, मैंने एक शब्द लिखा को। देखिए ये जो मात्र मैंने लिखा है तो यहां इस तय का मतलब है तय प्लस री, यानी इसके साथ क्या लगा है? री। मैंने ये लिखा के, तो के का मतलब है आधा के और ए। अगर मैंने लिखा क्या? को, तो को का मतलब है आधा के और ओ। देखिए
उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। और अगर वो बात करता है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर 13। देखिए मैंने एक शब्द लिखा गृह, मैंने एक शब्द लिखा के, मैंने एक शब्द लिखा को। ध्यान देंगे, गृह का मतलब घर है, को का मतलब, देखिए ये जो हमने ये, इसका मतलब क्या है? आधा कै और ए। इसका मतलब क्या है? आधा कै और ओ। और इसका मतलब क्या है? आधा गै और री। यानी ये क्या है? ए की जो हम मात्रा लगाते हैं ये ए का मात्रा चिन्ह है, ये ओ की जो हम मात्रा लगाते हैं ये ओ का मात्रा चिन्ह है। इसी प्रकार ये जो हमने लगाया ये री का मात्रा चिन्ह होता है। किसका मात्रा चिन्ह होता है? री का। यानी अन्य स्वरों की भांति री का भी मात्रा चिन्ह होता है। इसलिए लेखन के आधार पर री को स्वर में काउंट किया जाता है, उच्चारण के आधार पर री को स्वर में काउंट नहीं किया जाता। देखिए ये जो री है ये उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, लेकिन लेखन के आधार पर ये स्वर है, क्योंकि अन्य स्वरों की भांति इसका भी मात्रा चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, तो फिर से स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब लेखन के आधार पर देखिए, जब हम छंद पढ़ते हैं तो अनुस्वार या अंकी बिंदी की हमने एक मात्रा मानी और हमने विसर्ग की एक मात्रा मानी। यानी जब हम पढ़ते हैं, ये हम स्वर ही पढ़ते हैं किताब में, तो ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, औ से औरत, और लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं? अंग से अंगूर और अणे खाली। तो ये जो दो हैं ये क्या है? ये भी स्वर में इंक्लूड किए गए हैं। यानी अनुस्वार को लेखन के आधार पर, अनुस्वार को लेखन के आधार पर, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर अहम और अह के रूप में स्वर माना गया है। इसलिए लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 ये हो गए और प्लस 2 ये हो गए, तो कितने हो गए? 13। यानी लेखन के, देखिए यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 क्यों है? क्योंकि लेखन के आधार पर अहम और अह को स्वर में इंक्लूड किया गया है, स्वर माना गया है। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर 10 है, क्योंकि उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं माना गया है, और वैसे सामान्य संख्या 11 है। तो यदि आपसे पूछा जाता है स्वरों की सामान्य संख्या या स्वरों की संख्या, तो आपका उत्तर होगा 11। यदि वो आपसे पूछता है कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तो आपका उत्तर होगा 13। यदि वो आपसे पूछता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो आपका उत्तर होगा 10। ठीक है, तो ये हमने बात की स्वरों की और स्वरों की संख्या की। कब आपको 10 आंसर लगाना है, कब आपको 13 लगाना। देखिए जब भी सवाल पूछेगा वो ऑप्शन में तीनों देगा। वो आपसे पूछेगा, चाहे क्वेश्चन आपसे वो ये करे, चाहे उच्चारण के आधार पर पूछे, चाहे लेखन के आधार पर पूछे, जब भी वो आपसे सवाल पूछेगा वो 10 भी देगा, वो 13 भी देगा और वो 11 भी देगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि उसने स्वरों की सामान्य संख्या पूछी है, तो आपका उत्तर होगा 11। यदि उसने स्वरों की उच्चारण के आधार पर संख्या पूछी है, तो आपका उत्तर होगा 10। यदि उसने लेखन के आधार पर पूछी है, तो आपका उत्तर होगा 13। ठीक है, आगे चले। अगर आप इतनी बात समझ पाए हो तो देखिए कितने स्वर थे? 11। इन 11 स्वरों को 7 आधारों पर बांटा गया है। पहला जो आधार आता है आपका, वो आता है उत्पत्ति या रचना के आधार पर। उत्पत्ति या रचना के आधार पर, इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूल स्वर या परंपरागत स्वर। देखिए उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारे 11 स्वर हैं इनको 7 आधारों पर डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिनमें पहला आधार हमारा है उत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं तो मूल स्वर या परंपरागत स्वर।
मूल स्वर या परंपरागत स्वर। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आती है वे स्वर, बात अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वे स्वर जिनके निर्माण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती मूल स्वर कहलाते हैं। देखिए अगर वो आपसे पूछता है स्वरों की मूल संख्या तो आपका उत्तर 11 होगा, लेकिन वो अगर आपसे कहता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 है। देखिए वे स्वर जिनके निर्माण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती मूल स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, ए, ई, उ और री। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है मूल स्वरों की संख्या तो आपका उत्तर होगा 4, स्वरों की मूल संख्या 11, स्वरों की उच्चारण के आधार पर संख्या 10 और स्वरों की लेखन के आधार पर संख्या कितनी है 13। देखिए दूसरा आधार हमारा जो आता है वो आता है संधि स्वर। क्या आता है? संधि स्वर। देखिए संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब क्या है? मिलना या जुड़ना, यही तो मतलब है भाई। संधि का मतलब क्या है? मिलना या जुड़ना। तो वे, सीधी बात है, तो वे स्वर जो दो स्वरों के मिलने पर या संधि करने पर या दो स्वरों के मिलाने पर बनते हैं संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? 4 ये हैं आपके, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। देखिए ध्यान देंगे जरा, संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। वे स्वर जो दो स्वरों को मिलाकर या संधि करके बनते हैं संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा आ, इसका मतलब है ए प्लस ए। मैंने लिखा ई, इसका मतलब है छोटी ई प्लस छोटी ई। मैंने लिखा बड़ा ऊ, तो इसका मतलब है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। इसके बाद हम बात करते हैं ए, इसका मतलब है ए प्लस ई। देखिए ये 3 मैंने इधर लिखे हैं, तीनों किससे मिलकर बने हैं? दो स्वरों से मिलकर बने हैं। तो कहने का मतलब क्या है? वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे ए है, अब मैं लिखूंगा ए, इसका मतलब है ए प्लस, अगर मैं बात करता हूं ओ की तो इसका मतलब है ए प्लस ओ। अगर मैं बात करता हूं औ की तो इसका मतलब है ए प्लस, एक मिनट, ऊ। अगर मैं बात करता हूं औ की तो ए प्लस ओ। देखिए ध्यान देंगे जरा, संधि का मतलब है मिलना या जुड़ना। तो वे स्वर जो दो स्वरों को मिलाकर या संधि करके बनते हैं संधि स्वर कहलाते हैं। देखिए इनमें क्या समानता है? ये 3 ये 4, टोटल हो गए 7। यानी ये जो 3 हैं ये भी दो स्वरों को मिलाकर बने हैं और ये जो 4 हैं ये भी दो स्वरों को मिलाकर बने हैं। तो ये क्या हो गए? संधि स्वर। ठीक है, अगला आधार है आपका नंबर 2, ध्वनि या उच्चारण के आधार पर। देखिए ध्वनि या उच्चारण के आधार पर स्वरों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। देखिए वीडियो 2018 में एक सवाल आया कि ध्वनि या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, और उसने ऑप्शन 3 भी दिया और 4 भी दिया। मैं आपके सामने है 4 भाग पढ़ाऊंगा, लेकिन यदि 3 या 4 दोनों ऑप्शन में है तो आपको 3 लगाना है, क्योंकि माने कितने गए हैं? 3 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। ठीक है, देखिए ध्वनि या उच्चारण की चल रही है, बोलने की चल रही है। ठीक है, तो इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या परंपरागत स्वर। ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर।
देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, जैसे मैं कहूँ ए तो ह्रस्व है, मैं कहूँ आ तो देखिए मैंने बोला ए समय कम लगा, मैंने कहा आ तो समय ज्यादा लगा। तो कहने का मतलब क्या है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। देखिए, मात्रा की यदि मैं बात करूं तो मात्रा क्या है, स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, मात्रा। अर्थात मात्रा ही स्वर है, स्वर ही मात्रा है। अगर कम समय लग रहा है तो एक मात्रा, अधिक समय लग रहा है तो दो मात्रा, छंद में आपने पढ़ रखा है। तो ह्रस्व स्वर का मतलब है ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे ए, ई, उ और री। देखिए, ये हमने जब उत्पत्ति या रचना की बात की थी तब भी लिखे थे। ये चारों क्या हैं, अगर मैं उत्पत्ति या रचना की बात करता हूं तो उत्पत्ति या रचना के आधार पर ये क्या हैं, परंपरागत स्वर या मूल स्वर। और अगर बात करता हूं मैं ध्वनि या उच्चारण की, तो ध्वनि या उच्चारण के आधार पर ही ये क्या हैं, एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है। इसके बाद आती है नंबर 2, दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। लघु का मतलब होता है छोटा, तो दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब जब दुगना समय लग रहा है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, द्विमात्रिक। क्या बोल सकते हैं, द्विमात्रिक। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या दुगना समय लगता है द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, 3। मैंने लिखा आ, तो आ का मतलब क्या है, ए प्लस ए, मैंने पहले भी लिखा था। इसका मतलब है ई, तो इसका मतलब क्या है, छोटी ई प्लस छोटी ई। ये क्या है, बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी आप कह सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 आधार आपका आता है कौन सा, संयुक्त स्वर। देखिए, संयुक्त का मतलब क्या है, संयुक्त का मतलब है मिलना या जुड़ना। वे स्वर जो दो स्वरों को मिलाकर या संयुक्त करके बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए मैं इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, द्विमात्रिक स्वर। क्या कह सकता हूं, द्विमात्रिक स्वर इन्हें मैं कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में भी ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सबसे पहले आता है ए, तो ए प्लस ई, ए, तो ए प्लस ए। अगर मैं ओ की बात करूं तो ए प्लस ऊ। अगर मैं औ की बात करूं तो ए प्लस ओ। देखिए, ये एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये भी द्विमात्रिक। भाई ये क्या है, दीर्घ है, ये क्या है, संयुक्त है। इनमें समानता क्या है, समानता ये है कि ये भी और ये भी, ये 3 और ये 4 किससे मिलकर बने हैं, दो स्वरों को मिलाकर बने हैं, दो स्वरों को जोड़ने पर बने हैं। यानी इनमें समानता क्या हो गई, ये भी दो स्वरों से मिलकर बने हैं, ये भी दो स्वरों से मिलकर बने हैं। अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये सजातीय स्वर हैं, सजातीय स्वरों से मिलकर बने हैं, और ये विजातीय स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक है। अब उच्चारण की यदि मैं बात करूं, समय की बात करूं, तो देखिए ये भी द्विमात्रिक है और ये भी द्विमात्रिक है।
यानी इनके दोनों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो साहित्यकारों ने क्या काम किया, अधिकांश साहित्यकारों ने इन संयुक्त स्वर को उठा करके किसमें रख दिया, दीर्घ में रख दिया, अर्थात दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी गई, अर्थात संधि स्वर ही क्या है, दीर्घ स्वर हैं। तो ये दोनों एक में इंक्लूड हो गए। फिर चौथा आपका आता है पिलुत स्वर। देखिए पिलुत का मतलब क्या है, क्या है पिलुत? पिलुत का मतलब होता है, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ या कूदता हुआ, उछलता हुआ या कूदता हुआ। यानी इन्हें हम शहीद स्वर भी कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं, शहीद स्वर। वे स्वर जिनका हिंदी में, देखिए शहीद का मतलब क्या, जो शहीद हो गया चला गया, तो शहीद का स्वर मतलब है वे स्वर जिनका हिंदी में कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, ये कहीं भी प्रयोग में नहीं लाए जाते, इन्हें शहीद स्वर या पिलुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, शहीद स्वर या पिलुत स्वर। ठीक है, जैसे इनका यूज कहाँ है, इनका उपयोग केवल वेदों आदि में मंत्रों उच्चारण में किसी भी वर्ण के उच्चारण को लंबा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। कितना लगता है, तिगुना। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। अब 3 मात्रा तो होती नहीं है, या तो 1 होती है या 2 होती है, आपने छंद में पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो पिलुत स्वर है, जैसे मैंने एक शब्द लिखना है ओम, क्या लिखा मैंने, ओम। अब आपने कहीं कहीं ये ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, जैसे आप लिखते हैं कॉपी, तो आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, ये वाला ये। जैसे हे, रे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये 7 स्वर हैं। किसी को बुलाने पुकारने के लिए हे, रे संबोधन का यूज किया जाता है। तो ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये हिंदी की 3 इकाई का चिन्ह है, ये वास्तव में पिलुत स्वर का चिन्ह है। इसका मतलब क्या है, ये जो ओ है जिसके आगे ये लगा है, इस ओ के उच्चारण को लंबा खींचने के लिए इसका यूज किया गया है। उच्चारण क्या है, हालांकि ये ओम का ही है, उच्चारण किसका आएगा, ओम का ही आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इस ओम के उच्चारण को लंबा खींचने के उद्देश्य से, बड़ा करने के उद्देश्य से इसका यूज किया जाता है। तो पिलुत स्वर क्या है, वे स्वर जिनका हिंदी में कोई उपयोग या यूज नहीं है, ये केवल वेदों आदि में मंत्रों उच्चारण में किसी भी वर्ण के उच्चारण को लंबा करने के उद्देश्य से, खींचने के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, ध्वनि या उच्चारण के आधार पर, वीडियो 2018 में उत्तर प्रदेश में सवाल आया कि ध्वनि या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर ये सवाल आता है तो आपका उत्तर होगा 3। अब 3 क्यों होगा, क्योंकि ये भी द्विमात्रिक हैं और ये भी द्विमात्रिक हैं, तो इनको इसमें इंक्लूड कर दिया गया, यानी दीर्घ संयुक्त स्वर को दीर्घ में ले लिया गया। तो ये वाले 1 और 2 और 3 किस में आ गए, 2 में आ गए। एक आपका क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, पिलुत स्वर हो गया। तो यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि ध्वनि या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा 3। हाँ, यदि 3 ऑप्शन में नहीं है तो आप 4 लगा सकते हैं, नहीं तो यदि 4 ऑप्शन में है, 3 भी ऑप्शन में है, तो आप क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो ये था आपका दूसरा आधार, ध्वनि या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 भागों में, और 3 ही आपका उत्तर है, 3 ही आपको एग्जाम में लगाना है। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला आधार, नंबर 3। देखिए जाति के आधार पर, किसके आधार पर, जाति के आधार पर। इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, 2 भागों में। देखिए सबसे पहला भाग आपका आता है
सजातीय स्वर। देखिए सजातीय का मतलब क्या है, समान जाति का या एक ही जाति का। जैसे मैं बात करूं किसकी, तो गाय और दूसरी गाय तो क्या हो गई, सजातीय। मैं बात करूं मनुष्य, दूसरा मनुष्य, तो एक ही जाति के हो गए। तो सजातीय का मतलब होता है एक ही जाति के, एक ही परिवार के, एक ही कुल के। देखिए सजातीय स्वर, सजातीय का मतलब होता है एक ही जाति के। तो वे स्वर जो एक ही प्रयत्न या उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं, अर्थात एक ही परिवार के, एक ही जाति के होते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। इनकी कोई संख्या नहीं होती, इनकी कोई संख्या नहीं होती। जैसे मैंने लिख दिया ए के साथ मैंने ए लिख दिया या आ लिख दिया, तो ये सजातीय हो गए। मैंने ई के साथ ई लिख दिया, ये सजातीय हो गए। मैंने ऊ के साथ ऊ लिख दिया, ये सजातीय हो गए। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं विजातीय स्वर की, जो एक ही प्रयत्न या उच्चारण स्थान से उच्चारित नहीं होते, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें विजातीय की, जैसे मैंने ए के साथ क्या लिख दिया, ई लिख दिया। मैंने ऊ के साथ क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ये एक दूसरे के विजातीय हो गए, इनकी कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं होती। तो कितने आधारों पर बांटा गया है, 7। कितने हो गए, 3। अब हम बात करते हैं चौथे आधार की, जीव के भाग या स्थान के आधार पर। तो जीव के भाग या स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, और नंबर 3 है आपका पश्च स्वर। देखिए बात चल रही है जीव की, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अगर मैं बात करूं, अग्र का मतलब क्या होता है, अगला या पहले या आगे का, और मध्य का मतलब केंद्रीय या बीच में। अगर मैं बात करूं पश्च की, तो पिछला। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है, अर्थात जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर। जैसे मैं बात करूं किसकी, ई, ई, ए, आई। देखिए आप ध्यान से उच्चारण करिए, इनको बोलिए, ई, ए, आई। तो जीभ का अग्रभाग ऊपर उठ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि इनका उच्चारण कहां से हो रहा है, जीभ के अग्रभाग से। यानी इनके उच्चारण में कौन सा भाग ऊपर उठा, अग्र, इसलिए क्या हो गए, अग्र स्वर। क्या हो गए, अग्र स्वर। अगर मैं बात करूं मध्य स्वर की, ए, देखिए मध्य का मतलब होता है केंद्रीय या बीच में। तो वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। अब आप ये कहेंगे कि जीभ का मध्य भाग ऊपर उठता है, नहीं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का कोई भाग ऊपर नहीं उठता, अर्थात जीभ सामान्य अवस्था में रहती है, फ्लैट रहती है। क्या कहलाते हैं, मध्य स्वर। बोलिए ए, देखिए जीभ बिल्कुल लेटी हुई है, फ्लैट है, तो ये क्या है, मध्य स्वर है। इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, अर्थात जीभ का कोई भाग ऊपर नहीं उठता। इसके बाद बात आती है पश्च स्वर की। देखिए पश्च का मतलब क्या होता है, पिछला। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग या पिछला भाग ऊपर उठता है, या मैं ये भी कह सकता हूं वे स्वर जिनके उच्चारण में जिनका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है, पीछे के भाग से होता है, क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। अब देखिए यहां ए आ गया, आ लिख दीजिए, ए, आ, ई, ऊ और ऊ लिख दीजिए। री को यहां नहीं रखेंगे क्योंकि उच्चारण के स्थान पर री को स्वर नहीं माना गया है। इसके बाद आपका हो जाएगा ओ और औ। ठीक है। देखिए एक बात ध्यान देने की है, ये जो ओ है इसके साथ आप आगत स्वर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, आगत स्वर भी हम रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो आगत स्वर है ये आ के साथ लगता है और हमेशा आधे ओ का उच्चारण
देता। इसका मतलब ये नहीं है हम ये कहने लगे कि साहब जो है पस स्वरों की संख्या 6 हो जाएगी, संख्या 5 ही है। वे ये जो 5 है आ उ ओ औ, ये 5 ही संख्या रहेगी, लेकिन जहां इस ओ को मैं रख सकता हूं वहां मैं आगत स्वर को भी रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये आधे ओ का उच्चारण देता है। ठीक है, तो ये था आपका जीभ के भाग या स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पस्वर यानी अग्रस्वर, मध्य स्वर और पस्वर। ठीक है, ये बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। नंबर 5, होठों की अवस्था के आधार पर। देखिए, इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, व्रतमुखी स्वर। देखिए, व्रत का मतलब क्या है? गोला। कोई भी गोल आकृति वाली वस्तु क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। तो मुखी का मतलब मुख, तो सीधी बात है वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठ गोलाकार या वृत्ताकार अवस्था में होते हैं, अर्थात व्रत या गोला बनाते हैं, व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा उ उ ओ औ। ध्यान देंगे, उ उ ओ औ। जब हमने इनको बोला तो हमारे जो होठ थे वो वृत्ताकार या गोलाकार अवस्था में आए, अर्थात व्रत या गोला बना, तो इसको क्या कह दिया हमने? व्रतमुखी स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठ गोलाकार या वृत्ताकार अवस्था में होते हैं व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्रतमुखी स्वर, अर्थात जिनके उच्चारण में हमारे होठ गोला या वृत्त बनाते हैं। इसके बाद बात आती है नंबर 2, ए व्रतमुखी स्वर। देखिए, ए का मतलब नहीं, व्रत का मतलब गोला, तो वे स्वर जो जिनके उच्चारण में हमारे होठ गोलाकार अवस्था में नहीं होते, अर्थात गोला या व्रत नहीं बनाते, ए व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। देखिए, जैसा आपका ए, आ, ई, ए, आई, ये क्या है? ए व्रतमुखी स्वर, यानी इनके उच्चारण में हमारे होठ गोलाकार या वृत्ताकार अवस्था में नहीं होते, अर्थात व्रत या गोला नहीं बनाते।